हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं गाइज, ये डेली बेसिस पे आते रहते हैं, तो आप इनको जरूर कवर करिएगा। इन करंट अफेयर से आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे आपके, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, या आप यूपी पीसीएस की, उत्तराखंड पीसीएस की, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाती है, और जितनी भी चीज़ें आती हैं, लाइक एमसीक्यूज़ आते हैं, मेंस के लिए सवाल आते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब यहीं पे आती हैं। तो कोई चीज़ हो सकता है आपकी यूट्यूब से मिस हो जाए, लेकिन यहाँ से मिस नहीं होगी, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एडवोकेट जनरल मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स है, जो चाहते हैं कि वो मिनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो मिनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए इस पर ऑफ पे दिया जा रहा है, 15% का ऑफ दिया जा रहा है मिनी टेस्ट सीरीज़ पे, क्योंकि 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 15 अगस्त तक, 11 तारीख से लेके और 15 अगस्त तक हमें जो 15% जो डिस्काउंट है या ऑफ़र है वो यहाँ पे चल रहा है। करंट अफेयर्स के ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे जो अपडेट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो मिलती रहें। साथ साथ जो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ग्रुप है, जो मैं कहना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट जरूर से जरूर ज्वाइन करे, क्योंकि इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यूज़ मिलते हैं। ये डेली एमसीक्यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस करने की, वो बनी रहेगी। और बहुत ही मिनिमल फ़ीस के ऊपर के एवज में दिया जा रहा है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो इसको तो मैं कहूँगा कि आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर्स। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है पाइथागोरस के ऊपर। तो पाइथागोरस की जो पाइथागोरियन ज्योमेट्री थी, देखिए पाइथागोरस ने, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है आराम से 10th क्लास तक, उनको सबको पता है कि पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि मान लेते हैं एक राइट एंगल का ट्रायंगल है, यानी कि जो इसमें 90 डिग्री का ये कोण होता है। तो इसमें 3 साइड्स हैं, जिसमें इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आधार हिंदी में, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तो इस तरह से करके 3 साइड्स होती हैं, और इसमें ये कहा जाता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यानी वर्ग है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ये जो तीसरी साइड है, सबसे लंबी वाली जो साइड है, ये जो साइड होगी, ये इसका स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। तो अब पाइथागोरस की जो पाइथागोरियन ज्योमेट्री है, वो वैदिक एरा टेक्स्ट्स में भी मिली है, सेंचुरीज बिफोर पाइथागोरस। तो यानी कि पाइथागोरस ने जो थ्योरी दी थी, कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये वैदिक टेक्स्ट्स में कई शताब्दियों पहले भी मेंशन की जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि पाइथागोरस ने जो बताया था वो उन्होंने बहुत बाद में बताया है कि वो कोई नई चीज़ है, वो ऑलरेडी इंडिया के जो वैदिक टेक्स्ट हैं उनके अंदर लिखा हुआ था। अ पोजीशन पेपर बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ रिवाइव्ड डिस्कशन दैट व्हेन वी कॉल द पाइथागोरस थ्योरम वॉज ऑलरेडी नोन टू इंडियंस फ्रॉम द वैदिक टाइम्स। तो उनका कहना यह है कि पाइथागोरस थ्योरम तो इंडियंस को वैदिक टाइम से ही पता थी, उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, द पाइथागोरस थ्योरम डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप कनेक्टिंग द 3 साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल वन इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री। वही चीज़ वो शब्दों में लिख रहा है जो मैंने आपको बतानी चाहिए है, कि पाइथागोरस ने क्या किया था कि एक ट्रायंगल जिसमें 1 डिग्री 90 डिग्री का होगा एक कोण, तो ये अगर 90 डिग्री का कोण है, तो इसमें इन 3 साइड्स में क्या रिलेशन होगा वो बताने की कोशिश की थी पाइथागोरस ने। यानी कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। देर आर सिमिलर रेफरेंसेज इन द सुलवा सूत्र। तो जो सुलवा सूत्र हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें मैंशनड हैं, विच द टेक्स्ट पर्टेनिंग टू फायर रिचुअल्स, यानी कि जो यज्ञ हैं परफॉर्म्ड बाय वैदिक इंडियंस। द ओल्डेस्ट ऑफ दीज इज द बुधायान सुलवा सूत्र। जो बुधायान सुलवा सूत्र है इसके अंदर ये सब चीज़ें मैंशनड हैं। बोधायन सुलवा सूत्र कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो बोधायन सुलवा सूत्र के अंदर, सुलवा सूत्र बेसिकली क्या है, जो मैथमेटिक्स के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादातर वो सुलवा सूत्र के तहत आई हैं। तो सुलवा सूत्र में एक, यानी कि बोधायन सुलवा सूत्र में एक स्टेटमेंट है, वो एग्जैक्टली वही चीज़ कहता है जो पाइथागोरस कहता है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अ प्रूफ comes from a period after the Sulva Sutras. The oldest surviving axiomatic proof of the theorem is in the element of Euclid from around 300 BC. तो 300 BC में जो ग्रीक फिलोसफर्स रहे हैं, इन्होंने यूक्लिड के टाइम पे ऐसा करा है, इसका प्रूफ दिया है, जबकि हमें ये चीज़ें बहुत पहले से वैदिक टेक्स्ट्स के थ्रू पता हैं।
व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज अगर मैं कहूँ तो वो मैं आपको समझा चुका हूँ, वही चीज़ उन्होंने शब्दों में लिखी है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द पाइथागोरस थ्योरम डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप कनेक्टिंग द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल और वन इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, जहाँ पे ए और बी तो दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं और सी लेंथ है डायगोनल साइड का। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो दो साइड्स हैं, ये जो दो साइड्स हैं ये तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यानी कि ये तो हो गया ए और बी, और ये वाली जो साइड है जो इन दोनों परपेंडिकुलर्स को जोड़ रहा है उसको बोलते हैं इन्होंने सी। तो यानी इसको ए बोला है इन्होंने, इसको बी बोला है, उसको सी, यानी कि जो सी का स्क्वायर है वो ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर है। If any two sides of a right triangle are known, the theorem allows you to calculate the third side. Extended to the sides of squares and rectangles and their diagonals, the equation is of immense importance in construction, navigation and astronomy. यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन में मदद करता है, नेविगेशन में मदद करता है और एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, यानी खगोल विज्ञान में। तो व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन सुलवा सूत्र इक्वेशन और पाइथागोरस की अगर हम सिमिलैरिटी देखें, द पाइथागोरियन इक्वेशन कम्स इनटू प्ले इन दीज प्रोसीजर्स विच इन्वॉल्व ड्राइंग परपेंडिकुलर। तो यानी जहाँ भी परपेंडिकुलर बनाना होगा वहाँ पे पाइथागोरस की थ्योरम यूज़ आ जाएगी। दीज परपेंडिकुलर्स वर बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स हुज साइड्स वर इन द रेशो 3, 4, 5, 5, 12, 13। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो तो बहुत इजीली समझ रहे होंगे कि वो जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है। बाकी जिनको दिक्कत हो रही है समझने में, आपको समझाना चाहूँगा कि 3, 4, 5 का क्या मतलब है देखें, या 5, 12, 13 का क्या मतलब है। मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, या बेस है, अब ये 3 साइड्स हैं और उसमें आपको ये भी बताया कि हर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मान लेते हैं ये 3 साइड्स हैं हमारे पास, इन 3 साइड्स में से 3, 4, 5 में से हम जो सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेन्यूज, वो 3, 4, 5 में से एक सबसे जो बड़ी साइड है वो एक हाइपोटेन्यूज मान लेंगे, यानी कि हमने 5 को हाइपोटेन्यूज मान लिया। और अब 4 और 3 जो है वो कोई भी बेस मान सकते हो आप, और किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, यानी कि लंब और जो आधार है वो किसी को भी मान सकते हो। कर्ण हमने 5 मान लिया। तो अब देखिए, अगर मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूँ यानी 5 का स्क्वायर करूँ तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25। लेकिन अगर यहीं पे मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करूँ, यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ूँ आपस में, तो ये भी क्या आएगा, ये भी अपने आप में 25 आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का 16, तो 9 और 16 25। तो यानी कि इन दोनों का स्क्वायर जुड़कर 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। उसी प्रकार से 5 और 12 का स्क्वायर जुड़कर 13 के स्क्वायर बराबर होगा। 5 का वर्ग या 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का वर्ग या 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी 144 होता है। तो 25 में जब 144 जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। 169 अपने आप में 13 का स्क्वायर है। तो यही चीज़ इसने आगे समझाई है। दीज साइड्स फॉलो द पाइथागोरियन रिलेशन, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। सच कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इसी को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी कहा जाता है कि ये चीज़ें जो हैं ट्रिपलेट में हैं। डिड इंडियन मैथमेटिशियंस प्रूव द इक्वेशन? द आइडिया ऑफ अ मैथमेटिकल प्रूफ बेस्ड ऑन एन एक्जमेटिक स्ट्रक्चर इज यूनिक टू द ग्रीक्स। अब देखिए जो इसका प्रूफ है वो यूनिक रहेगा ग्रीक के पास, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो ग्रीक्स ने ही दिया था। दस इन रेस्पेक्ट ऑफ द अदर कल्चर्स, प्रूफ ऑफ अ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट ओनली मेंट सम मीन्स ऑफ वेरियस कल्चर्स लाइक वन इंडिया हैज़ इन इट्स वैदिक टाइम्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, उनका कहना ये है कि जो ग्रीक्स ने जो प्रूफ्स दिए हैं वो प्रूफ सिर्फ इसी चीज़ के दिए हैं कि ये चीज़ें पहले से भारत के जो इंडियन टेक्स्ट्स हैं, वैदिक टेक्स्ट हैं, उन सब में मैंशनड है। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंशनड हैं, बस ग्रीक्स ने क्या काम किया है, जो अर्लियर ग्रीक्स रहे हैं उन्होंने इसके प्रूफ दे दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें भारत के टेक्स्ट्स में भी मैंशनड हैं, बस डिफरेंस इतना सा है कि उन्होंने प्रूफ दे दिया है, तो इसलिए नाम उनका आता है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम आ गई, जबकि ये भारत के जो सुलवा सूत्र हैं, बोधायन सुलवा सूत्र है, उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आर्ट एंड कल्चर से आप मान सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये न्यूज़ है, आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट कहते हैं GS2 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले कि हैज़ बेल अंडर पुमला बिकम्स नियर इम्पॉसिबल, कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो क्या उसके तहत जो बेल मिलना है क्या वो अपने आप में इम्पॉसिबल हो गया है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, गिव द जुडिशियल स्टैम्प ऑफ अप्रूवल टू द ट्विन कंडीशन ऑफ बेल्स विच कम्स अंडर सेक्शन 45 क्लॉज 1 ऑफ द पुमला। तो यानी जो सेक्शन 45 क्लॉज 1 के तहत जो आती है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ परमिशन दी है। तो क्या कंडीशंस दी है कि सेक्शन 45 क्लॉज 1 के तहत जो बेल्स मिलेंगी,
द पुमला वॉज इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, अभी 2-3 दिन पहले हमने क्लास जब की थी, जब हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे, उसमें समझा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पहली बात तो ये होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, तभी तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर लॉन्ड्री की मैं बात करूँ तो लॉन्ड्री का मतलब होता है जहाँ पे मुझे अपने गंदे कपड़े साफ़ करवाने होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैंने अपने कपड़े लॉन्ड्री पे दे दिए। उसी प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई गंदे पैसे हैं, यानी कि ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को जब मुझे वाइट करवाना होता है, यानी कि उसको साफ़ करवाना होता है, तो मैं किसी तरह से जब उसे करता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ कि मैंने मनी लॉन्डर कर दी है, मनी को लॉन्ड्रिंग कर दिया है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ हायर थ्रेशोल्ड फॉर द ग्रांट ऑफ बेल एज कम्पेयर टू द CRPC। तो यानी कि इस एक्ट में, पुमला के एक्ट में कुछ ज़्यादा चीज़ें मेंशन थी कि हायर थ्रेशोल्ड था, तभी पर्सन को बेल हो सकती है। जैसे नॉर्मल जो CRPC की धारा के तहत बेल मिलती है, उस तरह से इसमें नहीं मिला करती थी। Section 45 Clause 1 of the PUMLA requires that before a person is released on bail or bond, the public prosecutor must initially be given an opportunity to oppose the application। यानी ये भी कहा गया है सेक्शन 45 क्लॉज 1 के तहत कि पुमला में ये भी है कि बिफोर अ पर्सन इज़ रिलीज्ड, कि अगर किसी पर्सन को रिलीज़ किया जा रहा है बेल पे या बॉन्ड पे, तो उससे पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, यानी कि सरकारी वकील है, वो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मूव को, कि उस पर्सन को बेल क्यों मिल रही है, उसको अपोज भी कर सकता है और एक एप्लीकेशन भी डाल सकता है। सेकेंडली, when the application is opposed, the court must be satisfied that there are reasonable grounds for believing the accused is not guilty। और मान लेते हैं अगर सरकारी वकील ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये कंप्लेन कर दी कि भाई इस पर्सन को, या कोई ऑब्जेक्शन उठा दिया कि इस पर्सन को बेल क्यों दी जा रही है, तो वहाँ पर कोर्ट के पास कोई स्पेसिफिक रीज़न होने चाहिए कि भाई ये आदमी कोई भी बाहर जाके गलत काम नहीं करेगा, इसलिए इसको बेल दी जानी चाहिए। यानी कि कोर्ट मस्ट बी सर्टिफाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूज इज़ नॉट गिल्टी, कि जो एक्यूज्ड है, जो जिसके ऊपर जो आरोपी है, वो गिल्टी नहीं है ऑफ द ऑफेंस एंड इज़ नॉट लाइकली टू कमिट एनी क्राइम विदाउट ऑन बेल, वाइल आउट ऑन बेल। तो ये भी कहा जा रहा है, और कोर्ट को ये भी अपने अंदर मानना पड़ेगा कि हो सकता है कि ये आदमी कोई भी जाके बाहर जाकर कोई भी दिक्कत ना करे जब भी बेल पे रहेगा। नेक्स्ट आता है तिरंगा एंथम की। अगर बात करें तो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि सभी लोग अपने घरों के ऊपर तिरंगा लहराएं। और कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि सब लोग अपने DPs जो हैं, जितनी भी उनके जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिस पे भी वो एक्टिव हैं, वहाँ पे अपने DPs को भारत का जो झंडा है उससे लगाएं। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सराहा भी है, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को करा भी है। Mr. Shah launched the Tiranga anthem and released a commemorative postage stamp to mark the birth anniversary of Pingali Venkaiah, who designed the tricolor as a part of the हर घर तिरंगा कैंपेन organized by the Culture Ministry। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने जो हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया है, और वो जो तिरंगा है वो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। तो द कैंपेन प्रमोट्स द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग इन ऑल हाउस होल्ड्स फ्रॉम अगस्त 13 to 15 टू मार्क द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आता है मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। उनका कहना यह है कि भारत जो है वो उनके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ये इंपॉर्टेंट बात भी है क्योंकि देखा गया है पिछले दिनों अगर हम देखें तो चाइना ने जिस तरह से डेट दिया है, चाइना ने जिस तरह से उधार दिए हैं छोटे देशों को, तो ये कहा जा रहा है कि चाइना जिस डिप्लोमेसी के ऊपर काम कर रहा है वो अपने आप में डेट डिप्लोमेसी है। यानी कि वो छोटे देशों को कर्ज के चक्कर में डुबो देता है, और उन कर्ज में डुबोने के बाद उस देश की जो इकनॉमी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, या उस देश को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देता है। तो उसी प्रकार से मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, जो इस टाइम पे जो रिजीम चल रही है मालदीव्स में, वो थोड़ी सी इंडिया फ्रेंडली है, यानी कि इंडिया के पक्ष में है एज़ कंपेरिजन टू चाइना के। द मालदीव्स ऑन ट्यूसडे साइंड अ साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद इंडिया। तो साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया गया है भारत के साथ अभी हाल ही में मालदीव्स के द्वारा, एज बोथ साइड्स अफर्म्ड बायलेटरल विल टू स्ट्रेंथन टाइज टू टेक ऑन ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड टेररिज्म इन द इंडियन ओशन रीजन। तो जो भारत के जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसके अंदर ट्रांसनेशनल क्राइम्स, यानी कि एक देश से दूसरे देश के अंदर जो क्राइम ट्रांसफ़र होता है, यानी क्रिमिनल्स भाग जाते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, एंड टेररिज्म। तो इन सब चीज़ों के ऊपर रोकथाम लगाने के लिए भारत ने और मालदीव्स ने पैक्ट साइन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर सोली, यानी कि जो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑफ मालदीव्स, participated remotely in the pouring of the first concrete of the Greater Malay Connectivity Project। तो जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसको भारत बनवा रहा है, दैट वुड इंक्लूड अ 6.74 किलोमीटर ब्रिज एंड द कॉजवे लिंकिंग कैपिटल माले विद द नेबरिंग आइलैंड्स। तो माले को जो कैपिटल है उसको आसपास के आइलैंड से जोड़ने के लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं।
द $500 million project is being financed by India. India also extended a $100 million new line of credit to finance infrastructure projects in the Maldives. तो $500 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है उसको फाइनेंस भी किया जा चुका है भारत के द्वारा, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और उसके अलावा $100 मिलियन का नया लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया गया है फाइनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए मालदीव्स को। अब सवाल यहाँ उठता है कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है। देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट कुछ इस तरह से है कि लाइन ऑफ क्रेडिट कुछ इस तरह से है कि मानिए फॉर एग्जांपल मैं एक देश हूँ, यानी कि हम जो इंडिया है, हम इंडिया को कंसिडर करते हैं। इंडिया अगर मालदीव्स को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि इंडिया अपनी तरफ से $100 मिलियन मालदीव्स को दे रहा है, ये कहते हुए कि तुम इसको अपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करो। लाइन ऑफ क्रेडिट की इंपॉर्टेंस ये होती है कि लाइन ऑफ क्रेडिट जिस काम के लिए दिया जाता है उसको खर्चा भी आप उसके लिए ही कर सकते हैं। अगर भारत ने मालदीव्स को $100 मिलियन दिए हैं तो वो $100 मिलियन मालदीव्स किसी और काम के लिए खर्च नहीं कर सकता, वो अपने यहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जो बुनियादी ढांचा है उसको बनाने के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसको बनाने में जो खर्चा होगा, उसको बनाने में जो चीज़ें लगेंगी, उसको बनाने में जो रिक्वायरमेंट होगी, वो भारत से ही प्रोक्योर करेगा। यानी भारत ने खुद के पैसे दिए मालदीव्स को, ये कहते हुए कि तुम सामान हमारे यहाँ से खरीदो। बस यहाँ पे शर्त ये भी होती है कि बहुत एक मॉडेस्ट, बहुत ही हल्का एक इंटरेस्ट रेट भी होता है, जो कई सालों में एक पीरियड दे दिया जाता है कि अगले 50 सालों में आप मान लेते हैं कि $100 मिलियन दे दिए और कह दिया कि इसका 0.1% पर एनम की इंटरेस्ट की दर पे आप हमें 50 सालों में जो इंटरेस्ट होगा वो भी दे देना और जो $100 मिलियन हैं वो भी दे देना। तो अब ये इस तरह से जो छोटे देश होते हैं उनको एक बड़े भाई की इमेज बनाते हुए, जैसे भारत बनाता है बड़े भाई की इमेज बनाते हुए, हम कह सकते हैं यहाँ पे, हालांकि इंडिया रिफ्यूट करता है इस चीज़ को कि इंडिया कोई बिग ब्रदर वाला रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमारे जो सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे छोटे छोटे देश हैं तो उन पे भारत एक बड़ा भाई की तरह रोल प्ले करता है और छोटे देशों को रिक्वायरमेंट के रूप में, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के रूप में ये पैसे देता है। नेक्स्ट आता है 17th CII एग्जाम बैंक कॉन्क्लेव, यानी कि इंडिया और अफ्रीका का एक कॉन्क्लेव हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन यूनियन के कई सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। द CII एग्जाम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और एग्जाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है और कॉन्फेडरेशन है इंडियन इंडस्ट्री का, तो उनके बीच में उन दोनों ने मिला के एक कॉन्क्लेव किया है जो भारत और अफ्रीका की जो पार्टनरशिप है उसको डिफ़ाइन करती है। उसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005। ये 2005 में शुरू हुआ था एंड वॉज लेटर रीक्राइस्टेंड एज द इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप। बाद में इसको इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप कहने लगे। अब 17th बैंक कॉन्क्लेव हुआ है ये भारत में, हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन द 19th and 20th जुलाई 2022। तो 19 और 20 जुलाई 2022 को ये चीज़ हुई है। वाज अटेंडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ गाम्बिया, जाम्बिया एंड मॉरिशस। तो अलग अलग देशों के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उनके द्वारा इसको अटेंड किया गया था। जॉइंड बाय 40 मिनिस्टर्स फ्रॉम 17 कंट्रीज़ इन अफ्रीका। यानी कि अब हम देख सकते हैं कि 40 मिनिस्टर्स के द्वारा और अफ्रीका के जो 17 देश हैं उनके मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। द कॉन्क्लेव ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड कैप्टन्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू रिव्यू इंडो अफ्रीकन ग्रोथ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पॉलिसी मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके बाद कैप्टन्स हैं बिजनेस के और इंडस्ट्री के, तो जिन्होंने रिव्यू किया कि भारत की और अफ्रीका की जो ग्रोथ है, इंडिया और अफ्रीका की जो पार्टनरशिप है उसको किस तरह से और ग्रो किया जाए। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि व्यापारिक जो पार्टनर है अफ्रीका का, विद ट्रेड वर्थ $69 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो 2018-19 में $69 बिलियन का जो ट्रांजैक्शंस थे वो भारत और अफ्रीका के बीच में हुए थे। इंडिया वाज गोइंग टू ओपन अप एडिशनल 18 डिप्लोमेटिक मिशंस इन अफ्रीका। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भारत 18 नए मिशन खोलने की बात कर रहा है, नए एम्बेसीज खोलने की बात कर रहा है अफ्रीका के अंदर, टू टेक द टोटल नंबर ऑफ एम्बेसीज अप टू 47, जिससे कि जितनी टोटल नंबर ऑफ एम्बेसीज जो हैं वो कितनी हो जाएं, वो 47 हो जाएं। सो फार इंडिया हैज़ अ डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट इन 43 अफ्रीकन कंट्रीज़। तो अब तक डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट जो है 43 देशों में हो चुका है अफ्रीका के। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे कि अफ्रीका के अंदर टोटल देश कितने हैं, और टोटल देशों में से आप ये भी बताएंगे कि कितने देश तो ऐसे हैं जो अफ्रीका के मेन लैंड पे हैं और कितने देश ऐसे हैं जो आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स में जो कंट्रीज़ हैं, और उन कंट्रीज़ की संख्या कितनी है, उन कंट्रीज़ के नाम क्या हैं, ये सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे।
सरप्राइजिंगली बाय 2020-21 इंडियाज ट्रेड विद अफ्रीका रोज टू $89.5 बिलियन कंपेयर टू $56 बिलियन इन द प्रीवियस ईयर। तो यानी कि 2019-20 में अगर हम देखें तो 2019-20 में $56 बिलियन का ट्रेड था, जबकि 2020-21 में ट्रेड बढ़कर 89.5 यानी कि करीब $90 बिलियन हो गया है। अकॉर्डिंग टू पीयूष गोयल, द ट्रेड बिटवीन इंडियाज ट्रेड विद अफ्रीका इज़ फेयरली बैलेंस्ड विद एक्सपोर्ट्स ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज ऑफ $40 बिलियन और इंपोर्ट्स जो है ना 49 बिलियन। यानी कि उनका कहना ये है कि लगभग एक जैसा सा ट्रेड है कि 40 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका को और 49 बिलियन इंडिया इंपोर्ट करता है अफ्रीका से। यानी कह सकते हैं कि $9 बिलियन का भारत को नुकसान है, या $9 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और अफ्रीका के ट्रेड में। अकॉर्डिंग टू एस जयशंकर, जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इंडियाज़ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स इन अफ्रीका from 1996 to 2021 have been $73 billion, making it among the top 5 investors in Africa। तो भारत ने 1996 से लेकर 2021 तक $73 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कि जो भारत है वो टॉप 5 इन्वेस्टर्स में आ गया है अफ्रीका के। नेक्स्ट आता है स्टेटस ऑफ इंडियाज़ प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका। अगर हम भारत के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफ्रीका में उनका स्टेटस देखें, सो फार इंडिया हैज़ कम्प्लीटेड 197 प्रोजेक्ट्स। तो अब तक 197 प्रोजेक्ट्स इंडिया कंप्लीट कर चुका है, जबकि 65 प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडर एग्जीक्यूशन हैं और 81 जो है वो प्री एग्जीक्यूशन स्टेज में है। फर्दर इंडिया हैज़ ऑल्सो गिवन $700 मिलियन ग्रांट असिस्टेंस टू अफ्रीका। तो 700 मिलियन ग्रांट का असिस्टेंस मिल चुका है अफ्रीका को। द स्कोप ऑफ सच प्रोजेक्ट्स इज़ वास्ट इंक्लूडिंग वाटर स्कीम्स। अब देखिए कई सारी चीज़ों में पैसा दिया है भारत ने, जैसे कि पानी के अंदर, रूरल सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन, इरिगेशन में, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में, पावर प्लांट लगाने में, सीमेंट में, शुगर में, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी पार्क्स एक्सेट्रा। In the recently concluded 17th summit, some sessions were country specific and involved countries such as नामीबिया, मॉरिशस एंड गैबोन। तो कुछ सेशंस ऐसे हुए हैं जो बायलिटरल हुए हैं, यानी कंट्री स्पेसिफिक हुए हैं। पूरा अफ्रीकन यूनियन जो है, पूरा अफ्रीका जो है उसको इंक्लूड करते हुए तो हुआ ही है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के साथ स्पेसिफिकली बात की गई है। नामीबिया इज़ रिच इन रिसोर्सेज लाइक यूरेनियम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा सकता है। नामीबिया अपने आप में यूरेनियम में बहुत ज़्यादा रिच है, कॉपर में, डायमंड्स में और फॉस्फेट्स में। इन नामीबिया इंडिया इज़ बिल्डिंग एन आईटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो एक आईटी सेंटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर जो है वो भी बना रहा है वहाँ पे इंडिया, नामीबिया में। आप मुझे नामीबिया की कैपिटल बताएंगे कि नामीबिया की कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ऑन द साइडलाइंस ऑफ द प्रेजेंट समिट, इंडिया हैज़ ऑलरेडी साइन 3 MOU विद नामीबिया। तो नामीबिया के साथ 3 MOU साइन किए गए हैं कंसर्निंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एक तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड, यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण है उससे रिलेटेड। उसके बाद सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर स्पाउसेज एंड डिपेंडेंट ऑफ एम्बेसी स्टाफ, एंड 1 MOU बिटवीन द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और नामीबियन पुलिस फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। यानी कि फॉरेंसिक साइंस के ऊपर भी एक MOU साइन हुआ है इंडिया और नामीबिया के बीच में। मोर ओवर इंडिया ट्रीट्स मॉरिशस एज अ गेटवे टू अफ्रीका। देखिए भारत जो है वो मॉरिशस को गेटवे टू अफ्रीका कहता है, एज इट इज़ द ओनली कंट्री विच हैज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इंडिया। तो यानी कि अफ्रीका का जो मॉरिशस है, मॉरिशस कंट्री अपने आप में एकमात्र देश ऐसा है जिसके साथ भारत ने कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। सम ऑफ द सिग्निफिकेंट इंडियन प्रोजेक्ट्स इन मॉरिशस, जैसे कि मॉरिशस में मेट्रो बन रही है, नई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे, और सोशल हाउसिंग हो रही है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स मॉरिशस में चल रहे हैं। सिमिलरली द ऑयल रिच स्टेट ऑफ गैबोन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू एनहेंस टाइज विद इंडिया आफ्टर इंडियाज़ वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू विजिटेड द कंट्री इन मई 2022। तो मई 2022 में जिस टाइम पे M वेंकैया नायडू जो थे वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे भारत के, तो मई 2022 में जब उन्होंने विज़िट किया था गैबोन को, तो गैबोन जो है वो और कोशिश कर रहा है कि वो भारत में जो भारत के टाइज़ हैं, भारत के साथ उसके टाइज़ हैं, उनको इंक्रीज़ कर सके। नेक्स्ट आता है, अब देखिए ये आती है हमारी गवर्नेंस की। अगर हम देखें गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से, द डिमांड फॉर ट्राइबल स्टेटस फॉर हिमाचल्स ट्रांसगिरी एंड इट्स हट्टी कम्युनिटी। अब देखिए जो हट्टी कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश की, इसको कुछ दिन पहले भी कवर किया गया था। जो हट्टी कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश की, वो ट्राइबल स्टेटस की डिमांड कर रही है कि उसको ट्राइबल स्टेटस अवॉर्ड किया जाए। द डिमांड टू डिक्लेयर ट्रांसगिरी अ ट्राइबल एरिया इज़ ओल्ड। देखिए ये जो डिमांड है ये काफ़ी पुरानी है, एंड इज टाइड अप with the demand for ST status for the हट्टी community which lives in the area। अगर कम्युनिटी देखें, उनकी ज़मीन की बात करें, तो हट्टीज़ आर अ क्लोज नेट कम्युनिटी who take their name from their traditional occupation of selling home grown crops, vegetables, meats and wool at small town markets known as हाट्स।
अब देखिए उनका नाम जो हट्टी पड़ा, वो हट्टी कम्युनिटी क्यों पड़ा, क्योंकि वो जो भी छोटा मोटा चीज़ें प्रोड्यूस करते थे उसको आसपास के मार्केट में जाके, हाट में जाके बेच आते थे, इस वजह से उनका नाम हट्टी पड़ गया। हट्टी मैन ट्रेडिशनली डॉन अ डिस्टिंक्टिव वाइट हेड गियर ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, यानी सिर पे कुछ पगड़ी पहनते हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बड़ा एक हेड गियर पहनते हैं। हट्टीज लिव इन 154 पंचायत एरिया एंड दैट द नंबर ऑफ कम्युनिटी नंबर्ड 2.5 लाख इन द 2011 सेंसस। तो 154 पंचायत एरियाज में लोग रहते हैं हिमाचल में, और 2011 सेंसस के हिसाब से देखें तो 2.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द हट्टीज इज एस्टिमेटेड अराउंड 3 लाख, और यानी कि 2011 से लेकर 2021 तक की अगर हम बात करें तो 3 लाख उनकी पॉपुलेशन कही जा रही है, तो करीब करीब 3 लाख उनकी पॉपुलेशन है। द हट्टीज होमलैंड स्ट्रेडल्स द हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर, तो ये हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे हैं, जो गिरी नदी और टोंस नदी का जो बेसिन है वहाँ पे रह रहे हैं, जो कि अपने आप में दोनों नदियाँ यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। द टोन्स मार्क द बॉर्डर बिटवीन द 2 स्टेट्स एंड द हट्टीज लिविंग इन द ट्रांस गिरी एरिया इन टुडेज हिमाचल प्रदेश एंड जौनसार बावर इन उत्तराखंड वर वंस पार्ट ऑफ द रॉयल स्टेट ऑफ सिरमौर। तो जो सिरमौर का उस टाइम पे साम्राज्य हुआ करता था, तो उस टाइम के पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे हैं जो कुछ उत्तराखंड के एरिया में हैं और कुछ ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के एरिया में हैं। द टोन्स मार्क्स द बॉर्डर बिटवीन द 2 स्टेट्स। अब देखिए टोन्स नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। एंड द हट्टीज लिविंग इन द ट्रांस गिरी एरिया इन टुडेज हिमाचल प्रदेश, यानी कि वो हट्टीज जो कि गिरी के पार वाले एरिया में हिमाचल प्रदेश के अंदर रहते हैं, और जौनसर भावर एरिया में जो उत्तराखंड के रहते हैं, वर वंस पार्ट ऑफ द रॉयल स्टेट ऑफ सिरमौर। अब देखिए ये चीज़ें रिपीट हो गई हैं। जौनसार बावर वाज कॉन्क्वर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1814 में कॉन्क्वर किया गया था। द 2 हट्टी क्लैंस इन ट्रांसगिरी एंड जौनसार बावर हैव सिमिलर ट्रेडिशंस एंड इंटर मैरिजेज आर कॉमन, इंटर मैरिजेज इनमें होती रहती हैं। अ फेयरली रिजिड कास्ट सिस्टम इनके अंदर चलता है। द हट्टीज आर गवर्न बाय अ ट्रेडिशनल काउंसिल कॉल्ड खुम्बली। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, खुम्बली जिस तरह से हरियाणा के अंदर एक खाप पंचायत का कल्चर है कि वहाँ पे खाप पंचायत होती है, यानी कि जो आपकी कम्युनिटी के बड़े लोग हैं, पंच हैं, वो कुछ डिसीजन सुनाते हैं, वहाँ पे कचहरी नहीं होती, पुलिस नहीं होती। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक खुम्बली होती है, वो उसी तरह से है जिस तरह से हरियाणा की खाप पंचायत है। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो हैं 2 तरह के हैं। एक तो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, एक तो शेड्यूल्ड एरियाज़ यानी कि 5th शेड्यूल के अनुसार, और एक 6th शेड्यूल के अनुसार जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जो डिफाइन करते हैं। तो ट्राइबल स्टेटस की अगर डिमांड की बात करें तो लिस्ट ऑफ एसटीज़ इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए जो एसटीज़ की लिस्ट है उसमें कौन कौन है, जैसे कि गद्दीज़ हैं, गुज्जर्स हैं, किन्नर्स हैं, यानी कि जो किन्नौर के रहने वाले हैं, फिर लाहौलाज हैं, तो जो लाहौल स्पीति वैली के रहने वाले हैं, फिर पंगवल्स हैं, और कुछ और छोटी छोटी ट्राइब्स हैं जिनको वहाँ पे एसटी का स्टेटस मिला हुआ है। द बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन रिमोट हाई एल्टीट्यूड एरियाज। अब कई सारी पॉपुलेशन तो ऐसी हैं जो बहुत ऊपर वाले एरियाज़ में रहती है, जैसे कि स्पीति वैली में रहती है, लाहौल में, किन्नौर में, चंबा में, जहाँ पे जो रीच है वो बहुत ही मुश्किल से होती है। द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज 3 लाख इन 2011। द हट्टीज़, अब देखिए पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन की बात की जा रही है कि वो 3.92 लाख है, अगर हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा कि जो हट्टी की पॉपुलेशन है वो 2.5 लाख के करीब थी। द हट्टीज़ हैव बीन डिमांडिंग एसटी स्टेटस सिंस 1967। तो हट्टीज़ जो हैं वो 1967 से ही जो उनका ट्राइबल स्टेटस है उसकी डिमांड कर रहे हैं। व्हेन ट्राइबल स्टेटस वाज अकॉर्डेड टू पीपल लिविंग इन जौनसर भावर इन उत्तराखंड। तो जब उत्तराखंड के लोगों को तो एसटी स्टेटस दे दिया गया, लेकिन हिमाचल के लोगों को एसटी का स्टेटस नहीं दिया गया। ओवर द ईयर्स वेरियस महाकुंबलीज पास रिजोल्यूशंस प्रेसिंग द डिमांड। तो जो महाकुंबलीज हुई हैं, यानी कि इस कम्युनिटी के जो एल्डर्स की जो मीटिंग होती है, जब वो हुई है तो उन्होंने कई बार ऐसा प्रोविज़न निकाले हैं कि इस कम्युनिटी को भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। फिर बात आती है माइक्रोनेशिया, द रिमोट पैसिफिक आइलैंड दैट हैव फाइनली स्कम्ड टू अ कोविड आउटब्रेक। अब देखिए माइक्रोनेशिया में अगर हम देखें तो ये बहुत ही एक रिमोट पैसिफिक आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड्स के बना हुआ, काफ़ी सारे आइलैंड्स से बना हुआ एक देश है, जहाँ पे कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा अब तक नहीं देखा गया था, लेकिन अब यहाँ पे इम्पैक्ट देखा गया है। पहले अगर हम देखें मैप की मदद से हम देख लेते हैं कि माइक्रोनेशिया क्या है। इसका पूरा नाम है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, और इसकी कैपिटल है पालीकीर। और ये आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, फिर यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स हैं, और ये कंट्रीज़ हैं नाउरो है, किरीबात है, मार्शल आइलैंड्स है, और ये नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स का। यहाँ पर गुआम आइलैंड भी हैं, और यहाँ पर कुछ ये फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है। तो पैसिफिक ओशन में पड़ता है नॉर्थ टू द ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी। द फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया जो कि एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है पैसिफिक में, जहाँ पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ टू एक्सपीरियंस एन आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। तो माइक्रोनेशिया की ज्योग्राफी की बात करें तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये सिचुएटेड है। माइक्रोनेशिया सब रीजन ऑफ ओशिनिया। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया कंसिस्ट ऑफ 4 आइलैंड स्टेट्स। एक तो 4 आइलैंड स्टेट्स हैं वहाँ पे, एक का नाम है याप,
एक का नाम है चुक, एक का नाम है कोसरे और एक का नाम है फ़ोनपे। तो फ़ोनपे जो है यानी कि फ़ोनपे वो आइलैंड है जहाँ पे जो इनकी कैपिटल है पालीकीर वो लोकेटेड है। ये सभी कैरोलिन आइलैंड्स हैं। Also known as the Carolines, it is a scattered archipelago of some small islands that are divided between Micronesia and the Republic of Palau। तो पलाऊ भी एक कंट्री है आपस में वहाँ पे, और माइक्रोनेशिया भी एक कंट्री है। तो इन दोनों में कुछ आइलैंड जो हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया इज कम्पोज ऑफ 607 आइलैंड। देखिए छोटे से कंट्री में 607 आइलैंड्स हैं एंड आइलैंड्स विद अ टोटल लैंड एरिया ऑफ 702 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन एरिया बहुत छोटा है, 702 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है। वाइल दिस एरिया इज रेदर स्मॉल, द आइलैंड्स स्ट्रेच अक्रॉस एन एस्टिमेटेड 2900 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द सी। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैसे तो ये अपने आप में बहुत छोटा सा देश है, लेकिन आइलैंड्स के होने की वजह से इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्र में बैठता है वो बहुत बड़ा बैठता है। समुद्र का बहुत बड़ा एरिया जो है वो इस कंट्री के जो हेर फेर में हम कहें तो वो आता है। गिविंग द नेशन द 14th लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द वर्ल्ड। देखिए दुनिया का अपने आप में बहुत छोटा सा देश पूरी दुनिया का 14वें सबसे बड़े नंबर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रखता है। EEZ ग्रांट्स कंट्रीज स्पेशल राइट ओवर मरीन रिसोर्सेज अप टू 370 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट या 200 नॉटिकल माइल्स। तो 200 नॉटिकल माइल कहूँ या 370 किलोमीटर तक कहूँ तो EEZ ये हक देता है कंट्रीज़ को कि वहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं मतलब समुद्र के अंदर, यानी कि फिशेस वगैरह को पकड़ना हुआ, कुछ सीलिंग करनी हुई, कुछ भी वो कर सकते हैं। माइक्रोनेशिया शेयर्स इट्स सी बॉर्डर्स विद स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ एंड नेशन, जैसे कि जो गुआम आइलैंड है, मार्शल आइलैंड्स हैं, पलाऊ है, किरीबात है, मरियाना आइलैंड्स हैं। तो इन सब के साथ वो अपना जो सी बॉर्डर है यानी कि जो मैरीटाइम कोस्ट है उसको शेयर करता है। इट्स लार्जर नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो फिलीपींस हैं, हवाई है, पापुआ न्यू गिनी है और ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। माइक्रोनेशिया की अगर बात करें, पैंडेमिक के दौरान माइक्रोनेशिया कैसा रहा? FSM हैज़ रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस इन जनवरी 2021। तो जनवरी 2021 में जो माइक्रोनेशिया के अंदर पहला केस आया था, पहला क्रू मेंबर आइसोलेटेड ऑन अ शिप नियर फ़ोनपे टेस्टेड पॉजिटिव, यानी कि जो क्रू मेंबर था शिप का उसमें वहाँ पे वो पॉजिटिव पाया गया था कोरोना से। बट द कंट्री वाज देयरफॉर सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम द पैंडेमिक अंटिल वेरी रिसेंटली विच वाज इन पार्ट ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल आइसोलेशन एंड द एब्सेंस ऑफ लैंड बॉर्डर्स विद अदर कंट्रीज। तो देखिए माइक्रोनेशिया में सिर्फ 1% पकड़ा गया था जिसको वो कोविड-19 पॉजिटिव था, उसको अलग कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे कोई भी आदमी कोविड-19 पॉजिटिव नहीं आया। ये इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफी है, उसकी जो लोकेशन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल अलग थलग सा देश है, क्योंकि किसी भी देश से वो लैंड बॉर्डर नहीं लगाता है और उस पर जाने के लिए स्पेशली आपको शिप से या बाई प्लेन ही जाना होगा। तो बहुत ही अलग सा कंट्री है। नेक्स्ट आता है ट्राई कलर कैंपेन की। अगर हम बात करें तो मिस्टर मोदी ने एक कैंपेन चलाया है कि डीपीज़ पे, सोशल मीडिया की डीपीज़ पे सब लोग अपनी 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भारत का जो झंडा है उसको लगाएं। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। JNU की VC हैं इस टाइम पे शांति श्री धूलीपुरी पंडित। एथिरापल्ली फॉल्स जो हैं ये आपको केरला में मिलेंगे। और एक इमरजेंसी एक्स-मिक्स वीज़ा है, ये सिर्फ अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को दिया जा रहा है। यानी कि जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया उसके बाद अफ़गानिस्तान से जो लोग भागकर भारत आ रहे हैं उनको जो वीज़ा दिया जा रहा है वो इमरजेंसी एक्स-मिक्स वीज़ा है। नेक्स्ट आता है, जर्मनी ने 3 अगस्त 1914 में वॉर डिक्लेयर किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, और 3 अगस्त 1940 में इटालियन फोर्स ने ब्रिटिश सोमालीलैंड पे इन्वेजन स्टार्ट किया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है जो न्यूज़ में आ रही है। ये इंपॉर्टेंट पिक क्या सिग्निफाई करती है? अगर आप लोगों को याद हो, जो भी 90s के किड्स होंगे जो इस टाइम पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने ये पिक बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखी होगी। जब 2001 में वो छोटे थे, यानी कि 10-11 साल 12 साल के रहे होंगे, उस टाइम पे हमने न्यूज़ में टीवीज़ में देखा है कि वहाँ पर यूएस के अंदर कुछ जो टेररिस्ट थे उन्होंने प्लेन्स को हाईजैक कर लिया और उन्होंने प्लेन्स को सीधा क्रैश करवा दिया बिल्डिंग के अंदर। तो अगर हम देखें तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई दिस इमेज, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर फॉलोइंग दिस इंसिडेंट, अ प्रोट्रैक्टेड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड बिटवीन विच 2 कंट्रीज़ फ्रॉम 2003 से लेके 2011। तो ये 9/11 का अटैक है, यानी कि 2001 में सितंबर के महीने में 9 तारीख को, तो 9 सितंबर 2001 में ये अटैक हुआ और यूएस और इराक के बीच में उसके बाद में फिर युद्ध होता है जिसमें इराक बहुत बुरी तरह से मारा जाता है या सद्दाम हुसैन को मार दिया जाता है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि नोन एज ऑपरेशन कास्ट लीड एंड बैटल ऑफ अल फुरकान, दिस वाज अ 3 वीक आर्म कॉन्फ्लिक्ट, यानी 3 हफ्ते तक चला था ये और 2008 में शुरू हुआ था। तो कौन कौन सी 2 फोर्सेस थी अपोजिट साइड्स में?
और व्हाट इज़ इट ऑल्सो नोन एज इन द मुस्लिम वर्ल्ड, तो उसको मुस्लिम वर्ल्ड में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गाज़ा मैसेकर। ये इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध हुआ था। फिर यूएई ने डिप्लॉय किए हैं 100 से ज़्यादा ट्रूप्स विद आर्टिलरी एंड आर्मर्ड व्हीकल्स टू सोकोत्रा आइलैंड्स। तो 2018 का जो सोकोत्रा आइलैंड्स हैं यमन का, तो वहाँ पे यूएई ने कुछ अपनी ट्रूप्स डिप्लॉय करी। ट्रूप्स वर डिप्लॉयड इन एन ओशनिक स्ट्रेट ऑफ द टिप ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका दैट लाइज बियॉन्ड द पंटलैंड रीजन ऑफ सोमालिया एंड सोकोत्रा टू द वेस्ट ऑफ द अरेबियन सी। तो उसको स्ट्रेट को क्या कहा जाता है, इसको गुआरदाफुई चैनल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जा सकता है। यूएस एंड अ कोएलिशन ऑफ 6 कैरिबियन नेशंस, देखिए 6 कैरिबियन नेशंस का एक कोएलिशन और यूएस ने मिलकर इन्वेड किया आइलैंड नेशन ऑफ ग्रेनाडा, यानी ग्रेनाडा का जो कंट्री है उसको इन्वेड किया 1983 में। उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी। और द डेट ऑफ द इन्वेजन इज़ नाउ अ नेशनल हॉलीडे इन ग्रेनाडा, व्हाट इट इज़ कॉल्ड। तो उस दिन ग्रेनाडा का एक नेशनल हॉलीडे भी मनाया जाता है उस दिन को, जिस दिन यूएस ने इन्वेड किया था, उसको कहते हैं द डे ऑफ द इन्वेजन इज़ नोन एज द थैंक्स गिविंग डे इन ग्रेनाडा। फिर नाइजीरियन सिविल वॉर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि नाइजीरियन सिविल वॉर वाज अ सिविल वॉर फॉट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया एंड द रिपब्लिक ऑफ बायफ्रा 1967 से लेकर 1970, यानी 4 साल के करीब ही चला। द कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली हैपेंड बिकॉज द लीडरशिप ऑफ द एथनिक ग्रुप इन बायफ्रा फेल्ट दैट दे कुड नो लॉन्गर को एग्जिस्ट विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो यानी कि जो वहाँ की कम्युनिटी रह रही थी उसको ये नहीं लग रहा था कि वो सरकार के साथ जी पाएंगे वहाँ पे। तो उसको बोलते हैं इग्बो और हाउसा फुलानी, यानी कि वहाँ पे जो मुस्लिम रेस है, नाइजीरियन मुस्लिम रेस है, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है हाउसा फुलानी। The Bay of Pigs invasion was a failed landing operation on the southwestern coast of Cuba in 1961 by Cuban exiles। तो 1961 में क्यूबा के जो एग्जाइल्स थे जिनको क्यूबा से बाहर निकाल दिया गया था, उन्होंने एक फेल्ड लैंडिंग ऑपरेशन किया क्यूबा के अंदर। दिस वाज कोवर्टेड फाइनेंस्ड एंड डायरेक्टेड बाय द यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रहा था क्योंकि यूएस गवर्नमेंट क्यूबा के खिलाफ था। यूएस क्यूबा के खिलाफ इसलिए था क्योंकि यूएस अपना आप में एक पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, जबकि जो क्यूबा है वो अपने आप में एक सोशलिस्ट कंट्री था और क्यूबा बहुत ज़्यादा करीब था यूएसएसआर के। और 1960s में जिस टाइम पे यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स के रेंज में यूएस से इतनी नज़दीक आ गया था यूएसएसआर के, क्योंकि यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया क्यूबा के अंदर। तो जब क्यूबा में करा तो उसको फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी उसका नाम दिया गया। तो दीज क्यूबन एक्साइल्स वर नोन फॉर अपोजिंग एन आर्म्ड रिवोल्ट इन क्यूबा। व्हाट इज़ द रिवोल्ट कॉल्ड, उसको कहा गया था क्यूबन रिवॉल्यूशन, और उसको किसने करा, फिदेल कास्ट्रो ने करा। फिर ऑपरेशन पोलो जो है ये कहाँ चलाया गया, ये हैदराबाद में चलाया गया। और एक 10 वीक का एक अनडिक्लेयर्ड वॉर था अर्जेंटीना और यूके के बीच में, वो फॉकलैंड आइलैंड्स के लिए था। और विच वर द 2 टेरिटरीज, एक है साउथ जॉर्जिया और एक है साउथ सैंडविच आइलैंड्स। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस, कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी सेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।